हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक मैजिकल गर्ल के बारे में है, जिसके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं जिनकी मदद से वो फ्यूचर को देख सकती है और इन्हीं पावर्स का यूज करके वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी इंटरेस्टिंग ड्रामा को। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखा है। ये सुनकर उसके अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि बहुत हुआ, अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते, खासकर तुम छोटी बच्ची। और वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उसे घसीटते हुए कहीं ले जाता है। अब पता नहीं वो उसे कहाँ ले गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जिनकी गाड़ी अचानक से बीच सड़क पर रुक जाती है और ऐसा क्यों होता है किसी को भी नहीं पता। तब उसका ड्राइवर एकदम पीछे होकर बोलता है, ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि सामने कोई बच्ची बेहोश पड़ी है, क्या मुझे जाकर उसे उठाना चाहिए? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है, जल्दी करो, इंसानियत के नाते जाकर देखो कि उस मासूम से बची है। इधर हम इस बच्ची को उसके ड्रीम्स में देखते हैं जहां वो एक हवन के अंदर होती है और वो किसी प्यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। इधर जो ओल्ड मैन होता है उसने रोजी की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवा ली होती हैं और साथ ही उसका डीएनए टेस्ट भी करवाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये बच्ची उसकी फैमिली से बिलोंग करती है या नहीं। और हम देखते हैं कि जब उसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये बच्ची उसके बड़े बेटे की डॉटर है और उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होती है। उसका बड़ा बेटा, जिसे लोग कोल सीईओ के नाम से जानते हैं, उसका बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है, लेकिन उसने कभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो उस बच्ची से कहता है, बहुत हुआ, तुम्हारी लाइफ में बहुत तकलीफ आ गई है, पर अब तुम्हारे ग्रैंडफादर आ गए हैं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो डॉक्टर से कहता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और मैं चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल का हर एक इंसान मेरी ग्रैंड डॉटर की केयर करे और जब उसे होश आ जाए तो मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म किया जाए। ये कहकर वो बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे छोटे बेटे फू चेंग को कॉल करो क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। इधर हमें पता चलता है कि फू चेंग किसी लड़की के प्यार में पागल होता है जो उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती और उसके पीछे से उसे चीट करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसी लड़की को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है जो वहाँ पर अपना फोटोशूट करवा रही होती है, लेकिन फू चेंग अचानक से वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो लड़की टैंग टैंग होती है जो शॉक हो जाती है और उसका असिस्टेंट उसकी फोटो खींच रहा होता है और वो कहती है कि तुम्हारी हॉटनेस ही काफ़ी है फू चेंग को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जिस पर टैंग टैंग कहती है कि वो बात मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन फू चेंग अचानक से यहाँ से कैसे जा सकता है, उसने मुझसे गुड बाय भी नहीं बोला। फू चेंग भागकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी नीज को देखने आता है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, वो बहुत खुश हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि अचानक से रोजी को होश आ जाता है और वो होश में आकर अपनी मॉम को याद करने लगती है, जिस पे फू चेंग उसे गोद में ले लेता है और बोलता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा प्यारा सा अंकल हूँ और तुम मेरी प्यारी सी प्रिंसेस हो, तुम अपना नाम बताओ। रोजी रोती है और कहती है, मेरी मॉम की तरह आप लोग भी सिर्फ मुझे क्यों लेकर आए हैं? आपको पता है वे लोग मेरी मदर को कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होंगे। मैं यहाँ के लिए नहीं रह सकती, मुझे मेरी मॉम चाहिए। जिस पे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम तुम्हारी मॉम को सेफली तुम्हारे पास ज़रूर लेकर आएंगे और वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम टेंशन मत लो। और फू चेंग यहाँ पे रोजी से कहता है कि तुम्हारे सुपर अंकल आ चुके हैं और सुपर अंकल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होने देंगे और वो किसी भी चीज़ की डिमांड करेगी तो उसे भी फुलफिल किया जाएगा। इधर हमें लूसी दिखाई जाती है जो कुछ लोगों के बीच में फंसी होती है। इनमें से एक उसकी मदर होती है जो उसे कुछ पैसों के लिए एक इंसान को बेच रही होती है और कहती है कि वैसे भी तुम्हारी लाइफ का कोई यूज नहीं है, तुम ज्यादातर टाइम बीमार ही रहती हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकूं, तुम्हें इतनी सी बात समझ में आ रही है? लूसी कहती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं और आपको क्यों लगता है कि मैं यूजलेस हूँ? मैं बहुत जल्दी एक फेमस मॉडल बन जाऊंगी, फिर मेरे कई सारे फैंस होंगे और उस बीच में मैं आपका और अपनी डॉटर दोनों का अच्छे से केयर कर सकूंगी। जिस पर उसकी मदर कहती है कि अब मुझे ये झूठी होप नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि मैंने पैसे ले लिए हैं तुमसे, अब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। वो आदमी कहता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मेरा मन कर गया कि इस लड़की से मुझे एक प्यारा सा बेबी भी चाहिए और वो लूसी के क्लोज जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है रोजी और उसके अंकल फू चेंग की।
रोजी अपने अंकल से कहती है, अंकल यही लोग हैं जो मेरी मॉम को हर वक्त बुली करते रहते हैं। फू चेंग उनके पास आता है और हम देखते हैं कि वो लूसी को उठा लेता है। रोजी अपनी मॉम से कहती है, मदर आप इधर आ जाओ और अब आपको इन गलत लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अंकल हमें बचाने के लिए आए हैं। फू चेंग उनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि रोजी की जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है, अंकल तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो पता नहीं तुम्हारी मॉम का कैरेक्टर कितना ज्यादा खराब होगा, और हमें तो पता भी नहीं कि तुम किसका गंदा खून हो। ये सुनकर फू चेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, आप अपनी जुबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। और हम देखते हैं कि वो उस आदमी को मार रहा होता है जो लूसी को गंदे तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर उसकी जो मदर होती है वो फू चेंग से कह रही होती है कि तुम कहाँ मेरी बेटी के चक्कर में पड़ गए हो, क्या इसने भी तुमसे कुछ पैसे वगैरह लिए हैं, ये ऐसी है इसे माफ कर दो। जिस पर फू चेंग उनसे गुस्से में कहता है, आप जो सोच रही हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आपकी डॉटर है और ये हमारी फैमिली की डॉटर है। इन लॉज रोजी हमारी फैमिली की प्रिंसेस है, ग्रैंड डॉटर है, और आप मेरी बेटी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग लूसी को लेकर वहाँ से चले आते हैं। इधर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोजी के ग्रैंडफादर उसके साथ खेल रहे होते हैं और उसके साथ अपने बच्चों के जैसा बिहेव कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वो मन में कह रहे होते हैं कि कभी भी उन्होंने अपने बेटी को अपने सीने से नहीं लगाया, जब आज वो उसकी बच्ची को सीने से लगा रहा है तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ और उसकी खुशबू हर एक चीज महसूस कर पा रहा है। और उन्हें इस चीज का हमेशा से अफसोस रहेगा कि उन्होंने अपने बच्चों को काम के चक्कर में कभी भी इनफ प्यार नहीं दे पाया है। इधर हम देखते हैं कि रोजी अपने अंकल के पास बैठी होती है। उसके ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं, तुम्हें अपने डैड से मिलना है ना। रोजी बोल देती है, हाँ मुझे मिलना है, पर आप लोग मुझे कब मिलवाएंगे। जिस पर वो कहते हैं, चलो अभी हम तुम्हें लेकर चलेंगे। वो फू चेंग से कहते हैं, फू चेंग तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं रोजी को उसके डैड के पास ले जाता हूँ। और हम देखते हैं कि इधर वो रोजी को उसके डैड के पास ले जाते हैं जो कि रियल कोमा में होते हैं। और यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर कहता है, तुम अपने डैड से बात करो, हो सकता है कि तुम्हारी मीठी और सुरीली आवाज सुनकर वो होश में आ जाए। पर रोजी अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो उल्टा उन्हें मारने लगती है और कहने लगती है, ये मेरे डैड नहीं है। कौन से डैड होते हैं जो अपने बच्चे और अपनी वाइफ को ऐसे अकेला छोड़ देते हैं। जिस पर ग्रैंडफादर इमोशनल हो जाते हैं और वो उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, चलकर इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि इधर रोजी अपने रूम में सो रही होती है, पर फू चेंग को अपनी प्यारी सी नीस के ऊपर इतना ज्यादा प्यार आ रहा होता है कि वो बार बार उसके साथ फोटोज ले रहा होता है। जिस पर उसका डैड वहाँ पर आ जाते हैं और फू चेंग से कहते हैं, मेरे साथ अंदर स्टडी रूम में आओ। और हम देखते हैं कि वो फू चेंग को अपने स्टडी रूम में लेकर आते हैं और कहते हैं, मैंने लूसी के मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पता किया है, उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है और हमें उनके साथ डील करना होगा। कभी कभी उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा क्लासी बिहेव कर देती है और कभी कभी वो एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करने लगती है। ये शायद ये सारे ट्रॉमा की वजह से होगा जो वो अपनी मॉम के यहाँ झेलती रही है। हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जिस पर फू चेंग बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए फादर, अब जब हमारी फैमिली के 2 स्पेशल मेंबर्स वापस आ गए हैं तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि रोजी कोई डरावना सपना देखती है। उस सपने में पता चलता है कि उसकी आंटी यानी कि जो फू चेंग की गर्लफ्रेंड टेंग टेंग है, उसका अफेयर उसके ही ऑफिस के किसी इंसान के साथ चल रहा है। और वो आदमी फू चेंग को कॉल करता है और ब्लैकमेल करता है कि उसने टेंग टेंग को किडनैप कर लिया है और उसे फू चेंग से अनलिमिटेड अमाउंट चाहिए। फू चेंग सारे पैसे लेकर जब वहाँ पहुँचता है तो वो पैसे ही उस किडनैपर को दे देता है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है, टेंग टेंग से धोखा। वो वहाँ पर चाकू लेकर फू चेंग के ऊपर अटैक कर देती है और उन पैसों को लेकर अपने लवर के साथ चली जाती है। और ये सब देखकर रोजी बुरी तरीके से डर जाती है और चिल्लाने लगती है और इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर फू चेंग आ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो। जिस पे फू चेंग उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल तुम्हारे पास ही है और यहाँ पर कोई भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, सब तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है और कोई भी तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से फू चेंग के पास टेंग टेंग का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर रोजी को बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो गुस्से से अपने अंकल को देखने लगती है। फू चेंग बोलता है, क्या हुआ। रोजी बोल देती है, आप उस लड़की के पास नहीं जाएंगे, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
फू चेंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी होने वाली आंटी है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो अपनी फोटो दिखाता है और कहता है देखो हम दोनों कितने परफेक्ट लगते हैं साथ में। रोजी बोल देती है अगर आप मुझे उनसे पर्सनली मिलाने के लिए ले जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और इसी बहाने मैं आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। जिस पे फू चेंग को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी प्यारी प्रिंसेस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो रोजी को बहुत सारी शॉपिंग कराता है और वो उसे टैंग टैंग के शूटिंग एरिया पर भी ले जाता है, जहाँ पर रोजी टैंग टैंग को गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है। फू चेंग बोलता है तू मुझे देखकर इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है बेबी, ये तो बहुत सुंदर है, इससे अच्छे से पेश आओ। टैंग टैंग उसके पास आती है और उसे गुस्से से देख रही होती है, रोजी से हाथ भी नहीं मिलाती है। और फू चेंग बोलता है वो भी नई नई सिटी में आई है, शायद उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा। इधर हम देखते हैं कि रोजी को लग रहा होता है कि उसने अपने अंकल और टैंग टैंग की लव स्टोरी को मेन समझा और वो फू चेंग से कहती है मुझे ये शूटिंग एरिया विजिट करना है। और हम देखते हैं कि वो इधर उधर जाकर विजिट करने लगती है और इधर फू चेंग वहाँ पर बैठा होता है। रोजी बस मौका ढूंढ रही थी टैंग टैंग को एक्सपोज करने का और उस छोटी सी बच्ची को वो मौका मिल जाता है और वो जल्दी से अपने बैग से कैमरा निकालती है और उस कैमरा से उनको रिकॉर्ड कर लेती है और अपने अंकल को वीडियो कॉल कर देती है और उनसे कहती है मैं कहीं खो गई हूँ, क्या आप प्लीज मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। और तभी उसके अंकल को पीछे से टैंग टैंग उसी लड़के के साथ किसिंग करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि रोजी अब उनके सामने जाती है और कहती है तुम दोनों का खेल यहीं खत्म हो गया, मेरे अंकल को पता चल चुका है तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो। जिस पर जो टैंग टैंग का लवर होता है वो बोलता है अच्छा पर तुम्हारे अंकल के पास जाएगा कौन, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मारकर दफनाने वाला हूँ और ये राज भी यहीं दफन हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी वॉच निकालकर गुस्से से रोजी की तरफ आ रहा होता है और तभी पीछे से फू चेंग आ जाता है और टैंग टैंग एकदम से देखकर घबरा जाती है। जो 2 मिनट पहले खुशी के आंसू रो रही थी अब उसके चेहरे पर उदासी होती है। फू चेंग गुस्से से नीचे आता है और उस आदमी को बुरी तरीके से मारता है और कहता है मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर टैंग टैंग कहती है फू चेंग तुमने जो देखा और सुना वो सब कुछ गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। फू चेंग बोलता है मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, सच्चाई मेरे सामने है, तुमने जो किया सब कुछ मेरे सामने है और जिसके साथ किया वो इंसान भी मेरे सामने है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजी कहती है अंकल क्या आप मुझे गोद में उठा लेंगे, यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं। जिस पर फू चेंग हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वो अपनी प्रिंसेस को अपने साथ लेकर आ जाता है और इधर वो टैंग टैंग की किसी भी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनता। इधर गाड़ी के अंदर बैठा फू चेंग उस दिन को याद कर रहा होता है जब उसे टैंग टैंग एक ऐसी सिचुएशन में मिली थी जिसमें वो डीप और डम होने की एक्टिंग कर रही थी और अभी प्रेजेंट में उसी ने उसके ऊपर चीट किया। गाड़ी के अंदर बैठा फू चेंग ये सब सोचकर बहुत दर्द महसूस कर रहा होता है, पर रोजी उसके चेहरे पर किस करती है और अपने अंकल से कहती है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी प्यारी प्रिंसेस तो आपके पास है ना और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। जिस पर उसका अंकल उसे देखकर बहुत अच्छी स्माइल करता है। और इधर हम देखते हैं कि अब जो फू चेंग होता है वो अपने घर जाता है और अपने डैड को सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे टैंग टैंग उसे किसी और लड़के के साथ चीट करती हुई मिली और ये सब कुछ रोजी के कहने पे हुआ। उसके डैड रोजी को हक करते हैं। रोजी कहती है ग्रैंडफादर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन तभी उन्हें रूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोजी को पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम है और वो भागती हुई उनके पास जाती है और उनसे कहती है मदर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडफादर और अंकल दोनों बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे टॉयज दिलाए। उसकी माम उसे एकदम से गले से लगा लेती है। उन्हें डर लग रहा होता है कि ये दोनों रिच इंसान उसकी डॉटर को उससे दूर ले जाएंगे, क्योंकि उसने कभी भी अपने हस्बैंड से बैठकर बात नहीं की। और जब वो रोजी के डैड से मिलती है तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होती है, जहाँ पर वो एक क्लब में काम करती थी और उसके डैड उसी क्लब में किसी बिजनेस डील के लिए आए होते हैं और वो गलती से उनके रूम में चली जाती है क्योंकि उसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिए होते हैं। और बस उसके बाद उन दोनों के बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। जब लूसी को रियलाइज होता है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी रात बिता कर आई है जिसको सिटी का हर एक इंसान कोल्ड सीईओ के नाम से जानता है, तो अब उसका क्या ही होगा। और उसके बाद रोजी दुनिया में आ जाती है और अभी वो घबरा ही रही होती है, लेकिन तभी ग्रैंडफादर उसे क्लियर करते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे डैड के जैसा हूँ। जिस दिन मेरा बेटा होश में आएगा मैं तुम दोनों की शादी बहुत अच्छे से कराऊंगा और पूरी कंट्री को बताऊंगा कि तुम ऑफिशियली मेरी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, क्योंकि तुमने इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर हमें दी है।
तुम्हारी सारी गलतियां माफ। जिस पर फू चेंग उसे कहता है, हाँ सिस्टर इन लॉ, मैं हूँ आपके साथ। आपको कोई तंग करे, परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। यूसी के पास किसी पार्टी से कॉल आता है जहाँ पर उसे परफॉर्म करने के लिए जाना होता है, जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम जा सकती हो, हम लोग इस प्यारी सी प्रिंसेस का ध्यान रखेंगे। और हम देखते हैं कि रोजी उसे अपने पास बुला लेती है और यहाँ पर रोजी अपने अंकल से कहती है, अंकल हमें मॉम को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। उस पार्टी में टैंग टैंग आंटी भी होंगी और वो मेरी मॉम को बुली कर सकती हैं, हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मेरी होशियार चिड़िया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और वो उन दोनों को साथ में जाने के लिए बोल देते हैं। इधर हम देखते हैं टैंग टैंग को, जो बाहर बार बार फू चेंग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर फू चेंग उसका फोन कॉल पिक नहीं कर रहा होता, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है, ये सब कुछ उस बेवकूफ इंसान की वजह से हुआ है। इधर हम देखते हैं कि उसकी नजर लूसी पर पड़ती है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे पता होता है कि ये सब कुछ इसी लड़की ने किया है। और वो जाकर उसका गला पकड़ने लगती है और कहने लगती है, जब से तुम्हारी डॉटर उस फैमिली में आई है, फू चेंग ने मुझ पर फोकस करना ही बंद कर दिया और आज तो उसने हद ही कर दी, उसने मेरी फू चेंग से लड़ाई करवा दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कि वो उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। लूसी कहती है, तुम गलत कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फू चेंग एक मैच्योर इंसान है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा किया हो जिसकी उसे उम्मीद ना हो। जिस पर वो कहती है, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, तो नाउ पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। और जैसे ही वो लूसी को मारने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर रोजी और उसका अंकल आ जाते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं। रोजी एक प्यारी सी प्रिंसेस बनकर आई होती है और वो सीधा टैंग टैंग के पास आती है और उसे किसी जानवर की तरह ट्रीट करने लगती है। उसके ऊपर अपनी मैजिकल स्टिक फेंक कर मार देती है और यहाँ पर फू चेंग रोजी का बिहेवियर सुधारने की जगह उल्टा टैंग टैंग से बोलता है कि वो एक मामूली सी बच्ची है, आपको उसके बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि छोटे बच्चों से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं अपने लवर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जिस पर फू चेंग स्माइल करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी फू चेंग की तरफ देख रही होती है और वो कह रही होती है, तुम लोग यहाँ करके आ रहे हो। जिस पर फू चेंग बोलता है, हम तुम्हारा ध्यान रखने आए हैं, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। लूसी बोलती है, टैंग टैंग अभी 2 मिनट पहले मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रही थी कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप करवाया है। जिस पर फू चेंग समझ जाता है और वो सीधा टैंग टैंग से क्वेश्चन करता है, क्या तुम इन्हें सच्चाई नहीं बताओगी कि ब्रेकअप किसने करवाया किसने नहीं। और वो सब लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है। जिस पर टैंग टैंग कहती है, फू चेंग तो मैं क्या करूँ। फू चेंग बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि तुम एक चीटर हो और तुमने मेरे ऊपर चीट किया है। टैंग टैंग इस धमकी से डर जाती है और वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे माफ नहीं करते। हम गाड़ी के अंदर बैठकर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर रोजी अपनी मॉम से कहती है, अगर वो दोबारा से आपको परेशान करे तो हमें बता देना, हम उस लड़की से लड़ने के लिए आ जाएंगे, दिशूम करके। जिस पर उसकी मदर हंसने लगती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मैं अब इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं उससे खुद लड़ सकती हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो बंदर वापस आती है और टैंग टैंग अभी भी गुस्से में उनका इंतजार कर रही होती है और वो रोजी की मॉम को देखकर कहती है, तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग है कि तुम मुझे बुरी तरीके से परेशान कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी टेंट्रम्स और ट्रिक्स यहाँ नहीं चलेंगी। और वो सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है और सबके सामने चिल्लाती है कि मुझे लूसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर टैंग टैंग की मैनेजर उसे मीडिया के सामने ले जाती है और लूसी के खिलाफ स्टेटमेंट्स वगैरह देती है, जिससे लूसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। जिस पे फू चेंग को न्यूज मिलती है कि उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और इधर हम देखते हैं कि रोजी को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है, मदर आपने ऐसा क्यों किया, खुद को चोट पहुंचाकर आपको क्या मिल गया, वो टैंग टैंग तो झूठी है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ये बड़े लोगों का मैटर है बच्ची, आपको इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। रोजी बोलती है, मेरे अंकल को ट्रस्ट है, क्या आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिस पर उसकी मदर उसके अंकल से कहती है, फू चेंग मैंने सच में टैंग टैंग को धक्का नहीं दिया। जिस पर फू चेंग बोलता है, मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कौन सच बोलता है कौन नहीं। और वो बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, वो जो सरप्राइज मैंने तुम्हें बताया था उसकी तैयारी करो। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि टैंग टैंग की मैनेजर आ जाती है और बोलती है, तो मैं टैंग टैंग से मिलने आई हूँ ना। जिस पर
फू चैंग बोलता है हाँ सरप्राइज के साथ 2 मिनट बाद उसके पास ही आऊंगा, जिस पर वो खुश हो जाती है और टैंग टैंग को बताती है कि फू चैंग तुमसे 2 मिनट बाद मिलने आने वाला है, उसने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। इधर टैंग टैंग अपने लवर के साथ बैठी होती है और वो कह रही होती है मैं कभी धोखा खा नहीं सकती हूँ, मैंने उसके दिल में जो जगह बनाई है वो कोई भी नहीं ले सकता है सच में। जिस पर उसका लवर कहता तुम बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड हो। टैंग टैंग बोलती है हाँ वो तो तुमने आज देखी टैंग टैंग। ये लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी इनके फोन से नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही ओपन करते हैं तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज होती है टैंग टैंग की FIR के बारे में और सबको पता चल जाता है कि टैंग टैंग एक कैरेक्टर लेस लड़की है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मैनेजर भी उसके ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है बोला था फू चैंग से पंगा मत लो, देखो उसने क्या कर डाला। इधर हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग का कलाकार होता है वो इधर उधर फोन कॉल कर रहा होता और कह रहा होता है कि ये वीडियो को इंटरनेट से हटवा दो, पता नहीं है कि टैंग टैंग की इमेज पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस पर वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर लूसी और वो ठीक होकर सीधा हॉस्पिटल है और उसके ग्रैंडफादर से मुलाकात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रोजी के ग्रैंडफादर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटी, टैंग टैंग को पनिशमेंट जरूर मिलेगी, जो कुछ भी उसने किया है मैंने फू चैंग से बोल दिया है, वो पुलिस में जाकर उसकी कंप्लेन कर देगा और बहुत जल्दी उसे हम सलाखों के पीछे देखेंगे। रोजी बोलती है ग्रैंडफादर मॉम बिल्कुल ठीक है, हमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसकी मदर कहती है चलो अब हम चलकर रेस्ट करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। और हम देखते हैं कि वो रोजी को अंदर ले जाने लगती है ताकि वो रेस्ट कर सके, लेकिन रोजी यहाँ पर अपने डैड के पास में खेल रही होती है और कहती है मॉम मुझे यहीं लेटना है, आप भी यहीं लेट जाओ डैड के पास। जिस पर उसकी मदर कहती है देखो बेटा डैड अब मैच्योर इंसान है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम उनके पास नहीं लेट सकते हैं, तो हमें अपने ही बेडरूम में चलना पड़ेगा। और वो रोजी को अपने बेडरूम में ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि अगले दिन जब फू चैंग रोजी को उसके स्कूल से पिक करने जाता है तो उसकी टीचर के थ्रू पता चलता है कि रोजी को स्कूल से पहले ही कोई वहाँ से ले गया है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये काम टैंग टैंग और उसके बॉयफ्रेंड का होता है जो कि रोजी को किडनैप करके ले जाते हैं। इधर लूसी को भी पता चल जाता है कि रोजी स्कूल से गायब हो गई है और वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और वो ये बात अपने हस्बैंड के रूम में कर रही होती है। इधर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रोजी के फादर को भी अब होश आ जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं मिस्टर जियांग सिन आपके होश में आने की उम्मीद तो नहीं थी, पर शायद कुछ न कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको होश आ गया। और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है, जिस पर जियांग सिन बोलता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, दरअसल बेबी घर से गायब है। जिस पर वो बोलते हैं कौन बेबी? जिस पर वो जवाब देते हैं कि आपकी डॉटर। आपको पता नहीं आपकी वाइफ और आपकी डॉटर दोनों इसी घर में है। जिसको सुनकर जियांग सिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे थोड़ा वक्त दो ये सारी चीजें डाइजेस्ट करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जियांग सिन शार लेता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में कब आया। और इधर दिखाया जाता है फू चैंग को जो बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा होता है। तभी अचानक से उसके पास उसके ब्रदर के फोन नंबर से कॉल आता है। उसे लगता है कि उसका डैड उसके नंबर से कॉल कर रहा है, लेकिन तभी उसे होता है कि उसके भाई को होश भी तो आ गया होगा। इधर जब वो अपने ब्रदर का फोन कॉल कट कर देता है तो उसका ब्रदर सीधा अपने डैड के पास कॉल लगाता है और उनसे कहता है डैड मुझे होश आ गया है, पर मुझे ये बताइए इस घर में कौन घूम रहा है मेरी बेटी बनकर और मेरी वाइफ बनकर। जिस पर उसका डैड कहते हैं तुम्हें एक नंबर के बेवकूफ हो, उस बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारी टेबल के पास में रखा हुआ है, उसे किसी ने किडनैप कर टैंग टैंग है, तुम्हारी वाइफ भी इसी घर में रहती है। जिसको सुनकर जियांग सिन को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो सीधा पुलिस में कॉल करता है और कहता है आपने कुछ पता लगाया मेरी डॉटर कहाँ पर है? जिस पर पुलिस कहती है हमें पता चला है कि आपकी डॉटर के पास एक स्मार्ट वॉच है जिसमें लोकेशन ट्रैकर है, आप उसे पता लगाइए। जिस पर जियांग सिन उस लोकेशन ट्रैकर को ट्रैक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि रोजी कहीं जंगलों के बीच में है। इधर देखते हैं टैंग टैंग और उसका लवर रोजी को उस जंगल के बीच में रस्सी से बांधकर बाहर छोड़ देता है और खुद घर के अंदर आकर रोमांस करने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोजी तो खुद जंगली जानवरों की दोस्त है, उसे कोई कैसे मार सकता है, और जल्दी से खुद को खोल लेती है और अपने मैजिकल पेंडेंट की मदद से वो जंगल को क्रॉस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है उसे पता चल जाता है कि रोजी से भाग गई है और उसका लवर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। इधर जियांग सिन भी रोजी को ढूंढता ढूंढता वहाँ पर आ जाता है और इधर रोजी को हेल्प करने के लिए वहाँ पर एक वुल्फ मिल जाता है। वुल्फ उसकी हेल्प करता है जब यहाँ पर टैंग टैंग का लवर उसे पकड़ने के लिए आता है तो वुल्फ उस पर अटैक करता है और वो डरते हुए भागते हुए सीधा जियांग सिन के पास
पास पहुंच जाते हैं। जियांग सिन बोलता है तुमने क्या देखा, जिस पर वो जवाब देता है कि हम जिस लड़की को किडनैप करके लाए थे वो एक जानवर से बात कर रही है और वो उससे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है। जिसको सुनकर जियांग सिन को पता चल जाता है कि ये काम उसकी डॉटर कर सकती है। वो उन दोनों को बेहोश करता है और रोजी को बचाने के लिए उस जगह पर आ जाता है और वो उस जगह के घर में बैठी होती है और वुल्फ से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे मेरे अंकल और ग्रैंडफादर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। जैसे ही वो देखती है कि उसका डैड उस पर अटैक करने वाले हैं, वो उन्हें रोकती है और कहती है इसने मेरी मदद की है, ये मुझे मार नहीं रहा है। और अपने डैड से कहती है तो आपको होश आ गया। उसके डैडी उसे गोद में उठा लेते और कहते हैं बेटा अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन रोजी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप यहाँ से जाइए। और वो उनसे बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर फू चेंग आ जाता है और उसकी मॉम आ जाती है और उनको देखकर वो सीधा फू चेंग की गोद में चली जाती है और कहती है अंकल मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और इधर हम देखते हैं कि टेंग टेंग और उसके लवर को पकड़ लिया जाता है और पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। इधर उसकी मॉम आकर कहती है तुम ठीक हो ना, जिस पर रोजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इधर ग्रैंडफादर भी खुश होते हैं कि रोजी के आने पर उनके घर में खुशियाँ और रौनक आ गई है। उनका बेटा भी होश में आ गया है और यहाँ पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब सब ठीक चल रहा होता है। यहाँ पर टेंग टेंग हंस रही होती है, जिसको देखकर फू चेंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है, तुमने एक बच्ची को मारने की कोशिश की है। टेंग टेंग बोलती है तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि मैं थी जिसने उसे एक्सीडेंट में तुम्हारी जान बचाई थी, वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी। और इतना टाइम तक तुम किसी गलत लड़की के पीछे अपने घर वालों से लड़ते रहे हो। जिसको सुनकर फू चेंग को एक बड़ा झटका लगता है और बोलता है कि मैं उस लड़की के बारे में जरूर पता लगा कर रहूंगा। इधर में दिखाया जाता है रोजी और उसके फादर और उसकी मॉम को जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। कार चल रही होती है पर रोजी अपने डैडी से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रही होती है, जिस पर उसकी मॉम समझा रही होती है कि हमें हमेशा बड़ों से इज्जत से पेश आना चाहिए। और इधर वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम ही होता है। और उधर अपनी बेटी का ध्यान बटाने के लिए बॉस के साथ कार्टून देखने लगती है। कार्टून देखते देखते दोनों को नींद आ जाती है। जेकुंज दोनों का फोन टर्न ऑफ करता है और ये अभी भी सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लूसी की आंख खुल जाती है, रोजी की भी आंख खुल जाती है। दोनों भागते हुए घर के अंदर आते हैं। घर की कुक रोजी का फेवरेट फूड बनाया होता है। इधर रोजी की मदर के हाथ में जो चोट लगी होती है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो कुक उन्हें अपने साथ ले जाती है। और इधर रोजी अपने डैड से कहती है हम दोनों से दूर रहो, आपको पता नहीं हम कितना खतरनाक है। और भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है मुझे इस डैड के साथ नहीं रहना है, आप मेरे डैड बदल दीजिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती है अगर आपको नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हम उन्हें छोड़कर वापस से अपने गांव चले जाएंगे। जिसको सुनकर रोजी खुश हो जाती है और उसके डैड ये बात सुन लेते हैं और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर सीधा रूम के अंदर चले जाते हैं। रात के वक्त वो कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात लूसी से होती है और वो उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है और कहता है कि सब ठीक है ना, तो मैं अगली बार किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, ये घर तुम्हारा भी है और रोजी मेरी भी बेटी है। जिस पर उसकी मॉम ब्लश करती है। अगले दिन का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बड़ी सी पार्टी से इनविटेशन आया है, जिस पर रोजी अपने डैड के साथ जाने की जिद करती है। और इधर फू चेंग भी अपनी सिस्टर से कहता है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। लेकिन लूसी बोलती है कि मैं उस पार्टी में किसी को भी नहीं जानती हूँ, अगर मैं गई तो शायद कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। जिस पर जियांग सिन बोलता है कि तुम मेरे लिंक से जाओगी, सबको मैं बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और अब हम देखते हैं उस पार्टी का सीन जहाँ पर रोजी खेल रही होती है। तभी एक बच्चा आकर उसे परेशान करता है, वो रोजी को धक्का देता है तो रोजी भी उसे धक्का दे देती है। और तभी उसकी मॉम आकर रोजी के साथ बदतमीजी करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्यू चेंग आ जाता है और उनसे कहता है जिससे आप बदतमीजी कर रहे हैं वो मेरी फैमिली की जान है, आपको पता है हमारी प्यारी सी प्रिंसेस है वो, और वो कभी भी किसी से मिसबिहेव नहीं करती है। आपने जिस तरीके से उससे बात की है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आपके और मेरे रिलेशन बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं। जिसको सुनकर उस रिच लेडी को गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि फ्यू चेंग उसे इग्नोर करता हुआ रोजी को अंदर ले जाता है। इधर वो रिच लेडी अपनी दोस्त से कहती है हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, मुझे उस फैमिली में जगह बनानी है। उसके दोनों बेटे बहुत ज्यादा हैंडसम हैं और इस फैमिली का एक भी बेटा अगर मेरे जाल में फंस गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है तो मैं अपने बेटे को कंट्रोल में रखना होगा, जिस हिसाब से ये हरकतें कर रहा है पता लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर रोजी अपने अंकल से कहती है आपको उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। उसके अंकल कहते हैं तुम जाकर खेलो और अब तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम्हारे अंकल देख लेंगे। इधर
रोजी जाकर खेलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसके हाथ में एक फ्लावर होता है जिसमें कांटे होते हैं और उन कांटों की वजह से पूरे हाथ से ब्लड आ रहा होता है। रोजी को देखकर दया आ जाती है और वो उनसे कहती है, दादी आपको दर्द हो रहा होगा ना, ये फूल मुझे दे दीजिए, इसमें बहुत ही शार्प कांटे हैं, आपका हाथ कट रहा है। और उनके हाथ से फूल ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो रिच लेडी अपनी दोस्त के साथ आ जाती है और वो अपनी मॉम को इस हालत में देखकर और ज्यादा परेशान होती है और सारा ब्लेम रोजी के ऊपर डालने लगती है और कहने लगती है कि तुम इतनी छोटी हो पर लोगों को नुकसान पहुंचाना कैसे जानती हो। रोजी बोल देती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उनकी मदद कर रही थी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनकी मॉम उन्हें सिखाती है कि रिच लड़कों को कैसे फंसाते हैं। और यहाँ पे उसके अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने रिच लेडी तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेरी नीस को कुछ भी मत बोलना, लेकिन तुम उसके पीछे पड़ चुकी हो, इसका रिजल्ट तुम्हें बहुत जल्दी झेलने को मिलेगा। इधर वो रिच लेडी अपनी मॉम के हाथों में दवाई लगाती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपनी दोस्त से कह रही होती है, उस मामूली सी लड़की की वजह से फ्यूचेंग मुझे अपनी फैमिली के साथ रिलेशन खत्म करने की धमकी दे गया है। वो छोटी सी बच्ची होती कौन है? जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें अपनी मॉम के साथ अभी रहना चाहिए, अगर तुम अपनी मॉम के साथ रहोगी तो तुम्हारी इमेज अच्छी बन जाएगी। इधर रोजी इमोशनल होती है और अपने अंकल के साथ बैठी होती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है इस बॉटल से दूध पीते हुए और उसके अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि बड़े लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं पर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन तभी रोजी को वहाँ पर अपना डैड दिखाई देते हैं। वो सीधा उनके पास जाती है, उनके गले लग जाती है और अपनी डैडी से कहती है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी पार्टी में ले जाऊंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। और वो अपने डैड के साथ बाहर जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए। उसे जो कुछ भी चाहिए रोजी वहाँ पर वो सारी चीजें खरीदती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लेडी पे पड़ती है जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये वही लेडी है जिसने उसके अंकल की जान बचाई थी। वो उनके पास जाकर कहती है, मुझे पता है आपको कहाँ होना चाहिए, और उन्हें कन्विंस करके वो छोटी सी बच्ची अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद उसकी मॉम को देखकर वो थोड़ा हैरान होती है और हम देखते हैं कि रोजी के फादर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर बाहर चले आते हैं और फ्यूचेंग उस लड़की के पास अब अकेला होता है और वो उससे सवाल जवाब कर रहा होता है। वो उसकी आंखों में देख रहा होता है और उसे सच उगरवाने के लिए बोल रहा होता है और वो उस पर प्रेशर डालने लगता है और जैसे ही वो लड़की अपनी बात बोल देती है वो वहाँ से दर्द में जाने लगती है। लेकिन इधर रोजी को गुस्सा आता है, वो अपने अंकल को मार देती है और बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है वो आंटी बोल नहीं सकती हैं, उनको बचपन से ही म्यूट होने की बीमारी है। आपको क्या लगा? जिसको सुनकर उसके अंकल को रिग्रेट होता है और रियलाइज होता है कि ये वही लड़की है जिसने उन्हें बचाया था। इधर हम देखते हैं कि लूसी उसके पास आती है और बोलती है, बेटा तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंकल बहुत मैच्योर इंसान है, वो चीजें अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। और देखो मैंने तुम्हारे लिए शाम के डिनर का इंतजाम करवा दिया है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? उसके बाद हम देखते हैं कि वो रोजी को सुलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी बैठा होता है जो रोजी को सुला रहा होता है। उसकी मदर कहती है, अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए, मैं रोजी को देख लूंगी। जिस पर जैंगसिन बोलता है कि तुम मुझे अपना नंबर दो ताकि मेरी बेटी को जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला सको। थोड़ी देर बाद रोजी रात में जाग जाती है क्योंकि उसे बॉडी से कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसके बॉडी में अजीब से मार्क्स बन गए होते हैं। उसकी मॉम जल्दी से जैंगसिन को कॉल करती है। जैंगसिन जल्दी से अंदर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम जैंगसिन से कहती है कि तुम बेटी को सुलाओ, मैं तब तक इसकी दवाई का इंतजाम करती हूँ। जैसे ही रोजी सो जाती है वो उसके बॉडी पर दवाई लगा देती है। जैंगसिन उससे बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ यहीं सो सकती हो, मैं अभी हूँ इसकी टेक केयर करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाती है और आधी रात को जैंगसिन को भी नींद आ जाती है और ये तीनों वहीं सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजी को रात में अपने डैड पास में दिखाई देते हैं और वो उनसे चिपक कर उनके पास सो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजी अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और अपने अंकल से कह देती है कि आपने उन आंटी से माफी मांगी, जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और प्यारे प्यारे नखरे दिखाकर वहाँ से चली आती है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम को भी सुबह किसी जरूरी काम से कॉल आ जाता है और वो थोड़ी घबराई होती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो रोजी उसके डैड के साथ कैसे बिहेव करेगी। और ये कोई स्पेशल पार्टी होती है जिस पर जैंगसिन बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं रोजी को एक अपनी काइंड ऑफ पार्टी में ले जाऊंगा, मैंने उसे प्रॉमिस किया था। अब हम देखते हैं उस पार्टी का सीन जहाँ पर वही रिच लेडी अपनी फ्रेंड के साथ होती है जिसको जैंगसिन पसंद होता है और वो बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैंगसिन उसे इग्नोर कर रहा होता है।
जिससे उस रिच लेडी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ वो अपनी डॉटर की वजह से कर रहा है। इधर प्यारी सी रोजी बाहर खेल रही होती है, तभी वो रिच लेडी उसके पास आती है और बोलती है, अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत बड़े हैं, क्या तुम पत्थर से निशाना लगा सकती हो? वो जो जहरीली मक्खियां वहाँ पर रहती हैं, जिस पर रोजी को समझ आ जाता है कि वो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। रोजी कहती है, बिल्कुल आंटी, और हम देखते हैं कि वो लेडी साइड पर छुप जाती है। रोजी इसका नाम लेकर 100 से निशाना लगाती है और वो वहाँ खेलती रहती है, पर वो सारी जहरीली मक्खियां उस आंटी को आकर काट लेती हैं और उसके चेहरे का हाल कुछ बंदर के जैसा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन अब वो गुस्से में है तो वो बदला जरूर लेगी। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसी भी आ जाती है और वो लोगों से कहती है, तुम लोग टाइम स्पेंड करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, बस बताने आई थी कि मैं तुम लोगों को मिस कर रही थी और खासकर अपनी डॉटर को। जिस पर जियांग सिन कहता है, तुम रुक सकती हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर वो बोलती है कि मुझे पता है पर मुझे रुकना नहीं है। इधर हम देखते हैं कि वो रिच लेडी उन लोगों को साथ में देख लेती है और वो यहाँ पर अपने दोस्त को बुलाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी जियांग सिन नहीं चाहिए? किसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वो मैरिड है, हो सकता है कि वो किसी और के बच्चे को अपना नाम देकर पाल रहा हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जिस पर वो लेडी रेडी हो जाती है और कहती है, वो छोटी बच्ची मुझे तो कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, जियांग सिन के चलते वो मुझे झेलना पड़ रहा है। अब मैं उसे मार दूंगी और उसके बाद उसे कहीं ले जाकर दूर फेंक दूंगी और मैं फिर जियांग सिन के साथ हमेशा रहूंगी। और इसी प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ती है। अगले सीन में जियांग सिन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और वो कुछ जरूरी काम कर रहा होता है और उसके कुछ जरूरी कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन वो इन सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ अपनी डॉटर पे फोकस कर रहा होता है जो उसके साइड वाले सोफा पर सो रही होती है और वो उसे निहार रहा होता है और अपना फ्यूचर देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि कितनी क्यूट सी बेटी उसकी है। वो जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर में दिखाया जाता है लूसी को जो कुछ लोगों के बीच में बैठी होती है। ये लोग उसके क्लब के लोग होते हैं और जो उससे अजीबोगरीब सवाल जवाब कर रहे होते हैं और ये सपना रोजी को आता है और वो घबरा जाती है कि उसकी मॉम कहीं खतरे में तो नहीं है और कुछ लोग उसे बुली तो नहीं कर रहे हैं। वो अपने डैड से कहती है, मुझे बचाना होगा, लेकिन उसके डैड वहाँ पर नहीं होते हैं। वहाँ पर आ जाती है वो लड़की जिसको कुछ टाइम पहले हमने उस रिच लेडी के साथ देखा था। वो आकर रोजी को संभालती है। इस मोमेंट पर ऐसा लग रहा होता है कि ये शायद उन लोगों की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही है, पर ये भी हो सकता है कि ये इसकी रियलिटी हो। वो रिच लेडी के प्रेशर में आकर उसे सपोर्ट कर रही हो। वो रोजी को अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है, हम तुम्हारी मॉम को बचाएंगे, मुझे बताओ तुमने क्या देखा है। जिसमें वो कहती है, मेरी मॉम एक सीक्रेट रूम के अंदर है और वहाँ पर कुछ लोगों से बुली हो रही है। और इधर में सच में दिखाया जाता है उसकी मदर को जो उसके पहले क्लब वाले मैनेजर और ऑफिशियल्स के बीच में बैठी होती है और वो उससे बार बार सवाल पूछ रहे होते हैं कि उस रात उस जगह पर ड्रग्स कहाँ से आए थे और दूसरी चीज कि वो मिस्टर जियांग सिन के रूम तक कैसे पहुंची। और उन्हें लग रहा होता है कि ये सब कुछ रोजी की प्लानिंग है और वो रोजी के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। यूसी समझा रही होती है कि वो ऐसा कभी कोई गलत कदम उठाने की नहीं सोचेगी और वो लोग उसे गलत समझ रहे हैं, पर जब वो उसकी बात नहीं समझते तो उल्टा उस पर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं। बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं रोजी से कि इस वक्त अगर तुम्हें यहाँ पर मारकर दफना दिया जाए तो किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूसी बहुत ज्यादा शॉक होती है और उनसे कह रही होती है कि मुझे पता है कि आप सब लोगों के पास एक बैकअप सपोर्ट है जिसको आप पावरफुल बैकअप सपोर्ट बोलते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगी अनटिल एंड अनलेस मैं उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हूँ। अब मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। इधर में दिखाया जाता है उसी न्यूड गर्ल को जो उसी होटल में काम कर रही होती है और उसे उस रूम के अंदर से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और तभी उसे याद आता है कि जब वो वॉशरूम के अंदर चेंज कर रही थी तो उसकी तरह बाकी की अटेंडेंट्स बता रही थी कि उस रूम के अंदर कुछ लोग आ रखे हैं जो एक लड़की को बुरी तरीके से बुली कर रहे हैं और वो समझ जाती है कि वो लड़की कौन है। वो दरवाजा पीटने लगती है, उनसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर रोजी अपनी उसी आंटी के साथ पहुँच जाती है और वो म्यूट गर्ल को परेशान होता हुआ देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। और इधर हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे दरवाजा पीट कर खुलवाते हैं और वो लड़की जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर रोजी जख्मी हालत में दिखाई देती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। वो रोजी को पकड़ती है और उनसे कहती है, तुम जैसे घटिया और डरपोक इंसान हमने कभी भी नहीं देखे जो एक लड़की को कमरे में बंद करके मारते हैं सिर्फ उसकी गलती के लिए जो उसने कभी की भी नहीं थी। क्या तुम्हें पता है कि उस रात रोजी वहाँ पर देखकर कोई और भी हो सकता था जिसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला
दिया हो। अगर ये सारी बात उसके पति को पता चल गई तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। जिस पर वे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हमने इसे कहा था कि अपनी गलती स्वीकार कर लो, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर जियांग सिन आ जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि लूसी को अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ रोजी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वहाँ पर वो महिला भी होती है जो उस रिच लेडी की दोस्त थी। वो भी लूसी का ध्यान रख रही होती है। रोजी उसे आंटी कहकर बुलाती है और कहती है आप बहुत अच्छी हो। अगर आज आप नहीं होती तो मेरी माँ को कौन बचाता उन राक्षसों से जिन्होंने मेरी माँ को परेशान करने की कोशिश की थी। जिस पर वो महिला कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर बुराई है पर मैं किसी भी लड़की को ऐसे तुरकर होते हुए नहीं देख सकती। मुझे पता है कि उसे हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि लूसी को आराम करने दो। रोजी कहती है पर मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे उन्हें छोड़कर नहीं जाना। तभी अचानक जियांग सिन आ जाता है और रोजी को गले से लगा लेता है। रोजी रोते हुए बताती है मेरी माँ को उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा और देखो उनके साथ क्या हुआ है। जियांग सिन कहता है मुझे पता चल चुका है कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। इन सब चीजों के पीछे वही रिच लेडी है। जिसे सुनकर उसकी दोस्त एकदम हैरान हो जाती है और कहती है मुझे पता है कि उसके अंदर बुराई है पर वो इतना गलत नहीं कर सकती किसी के साथ। जियांग सिन बोलता है पर उसने किया है, उसने मेरी पत्नी को खतरे में डालने की कोशिश की है। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिसे सुनकर उसकी दोस्त गुस्से में आ जाती है और वो उसे कॉल करती है और कहती है तुम जहाँ कहीं भी हो सीधे हॉस्पिटल आ जाओ, तुमसे मिलना है। रोजी को समझ आता है कि लूसी उस जगह से बच चुकी है और इसलिए ये लोग उसे मिलाना चाहते हैं, जबकि उसने पूरी योजना बनाई थी रोजी को उस जगह से सेफली ना आने देने की, पर वो फिर भी बच गई है। लूसी बहुत गुस्से में होती है और कहती है कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर लूसी होश में आती है और कहती है तो मैं अपनी कंपनी में होना चाहिए था, मैं रुकी क्यों? क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ भी नहीं किया, मैं ठीक हूँ और इतने सारे लोग मेरा ध्यान रखने के लिए क्यों हैं? तभी अचानक वो रिच लेडी अपनी माँ को लेकर वहाँ पहुँचती है। जैसे ही उसकी माँ लूसी को देखती है एकदम इमोशनल हो जाती है और कहती है ये तो मेरी वही खोई हुई बेटी है जिसके लिए मैं इतनी सालों से परेशान हो रही थी। वो लेडी हैरान हो जाती है और कहती है मॉम आपका दिमाग खराब हो गया? ये काम की एक लड़की है जिसे लड़के को फंसाया था, या आपकी बेटी कैसे हो सकती है? जिस पर उसकी माँ अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है बेटा जब तुम छोटी थी तो तुम्हें मुझसे कहीं कोई छीन कर ले गया था और उसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिली। लूसी हैरान होती है और कहती है जिन पेरेंट्स के साथ मैं रह रही थी उनसे मैंने हमेशा यही सुना है कि किसी ने मुझे रोड पर फेंक दिया था, उन्होंने बस मेरी मदद की और मुझे उठाया। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं और पैसे कमाऊं। रिच लेडी की दोस्त यानी कि लूसी की सिस्टर की दोस्त भी लूसी को समझाती है मुझे पता है आंटी, इतना समय से तुम किसी से बात नहीं करती थी, उन्होंने तुम्हें देखकर ये बात बोली है, इसका मतलब वो सच बोल रही है, तुम यकीन करो। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है और साफ साफ पता चलता है कि वो रिच लेडी की बड़ी बहन है। जिसे सुनकर रिच लेडी बहुत गुस्से में होती है। रोजी खुश होती है कि उसकी माँ को भी उनकी फैमिली मिल गई है। उसकी माँ देखकर और ज्यादा खुश होती है। पर रिच लेडी बहुत ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि अब सच सबके सामने आने वाला है। उसकी माँ पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटा? रोजी जवाब देती है कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए मुझे इतनी बड़ी समस्या में डाला और ये इतना गलत काम किया, मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं कर पाऊंगी। लूसी की बहन बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है अब ये लड़की अगर मेरे घर आई तो इससे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं इसे मार दूंगी। उसे वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। म्यूट कर भी अब बाहर जा रही होती है तभी उसे फू चैन मिल जाता है जो माफी मांगता है और उसे गले से लगाकर कहता है कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वहीं रोजी और उसके पिता अब भी उसकी माँ के पास होते हैं। उसकी माँ कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ। वो घर भी तुम्हारा है, बचपन से तुम वहाँ नहीं रही, गायब हो गई। मेरा हर दिन हर पल बस तुम्हारी फिक्र में बीता। अब तुम मुझे जब मिल चुकी हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कहीं नहीं जाने दे सकती। यूसी अपनी माँ से कहती है हाँ मैं चलने के लिए रेडी हूँ, पर आपकी ग्रैंड डॉटर का क्या करूँ? वो भी आएगी और आपको परेशान करेगी। उसकी माँ कहती है हाँ मैं रेडी हूँ इसे अपने साथ रखने के लिए। अब सब लूसी को घर लेकर जाते हैं और उसका ध्यान रख रहे होते हैं, उससे बातें कर रहे होते हैं। रोजी अपनी डैड की गोद में बैठकर सो जाती है। तभी उसे फिर से एक भयानक सा सपना दिखता है जिसमें रोजी देखती है कि उसकी आंटी को कोई ब्लैक मैजिशियन मिल गया है जो उसे अपने साथ ले गया है सिर्फ उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, और लूसी को भी उसी प्लान
प्लानिंग के अनुसार बुलाया गया है। उसके पिता को भी वश में करके उसकी माँ पर अटैक करने के लिए कहा गया है, जिसे देखकर रोजी एकदम डर जाती है और चिल्लाने लगती है, प्लीज मेरी माँ को मत मारो, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। इसी समय उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि उसकी दोस्त जो हॉस्पिटल में थी कहीं गायब हो गई है। उसके पिता पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराई क्यों? रोजी जवाब देती है, डैड मैंने एक बहुत बड़ा भयानक सपना देखा, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी माँ को नुकसान पहुँचाएं। उसके पिता कहते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो लूसी से प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है और तुम देखो तुम तो हमारा गिफ्ट हो। रोजी मुस्कुराती है और कहती है, प्लीज आप लोग मेरी बात सुने, और वो सबको अपना सपना बताती है कि उसने देखा कि उसकी आंटी ने उसकी माँ को धोखे से अपने पास बुलाया, उनसे बात करने की कोशिश की और उन्हें बेहोश करके एक सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ पर उसके पिता और उसे ब्लैकमेल करके धमकाया गया। इसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसकी दोस्त कहती है, मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकती है, वो खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लूसी तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। जिस पर जियांग सिन बोलता है, हाँ बात तो सच है कि तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा और हमें इन सब चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सब बैठकर लंच कर रहे होते हैं जहाँ रोजी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है उसकी ग्रैंड मदर के घर पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसे और ज्यादा खाना खिला रही होती है, जिसको देखकर लूसी को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो अपनी मॉम से कहती है, मुझे लगता है कि आप इसे 2 दिन में ही बिगाड़ देंगी और ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास मैसेज आता है कि उसकी सिस्टर उसे मिलने के लिए बुला रही है, जिस पर रोजी कहती है, मॉम प्लीज आप सेफ ही जाइएगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल सेफली जाऊंगी। और इधर हम देखते हैं कि जियांग सिन कहता है, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे पीछे मैं किसी ना किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें फॉलो करता रहेगा। उसके बाद वो बाहर जाती है और जब देखती है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन खड़ी होती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या हम कहीं और चल कर बात कर सकते हैं बहन लूसी। लूसी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और लूसी को पता होता है कि ये कुछ ना कुछ गेम जरूर खेलेगी, और ऐसा ही होता है। और उसी को गाड़ी में बैठाकर तो ले जाती है, पर वो कहीं और नहीं ले जाती है, उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। जब लूसी उसे क्वेश्चन पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, तो वो हंसने लगती है और वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तो उसकी बहन उसे बेहोश करके वहीं अपने साथ किडनैप कर लेती है। और अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बड़े से रूम के अंदर होती है और उसे कुर्सी से बांध रखा होता है और उसकी बहन कह रही होती है, आज सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, तुम वापस क्यों आई, मैंने तो आना ही नहीं चाहिए था, ऊपर से तुम्हारा हस्बैंड और प्यारी सी डॉटर है, तो मुझे तो मरना ही चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग सिन अपनी डॉटर के साथ पहुँच जाता है और कहता है, देखो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे बोलो, लूसी को छोड़ दो, उसे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वो कहती है, पर मेरी प्रॉब्लम तो यही है ना, हर जगह ये आ जाती है अपनी इनोसेंट स्माइल लेकर, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, पर आज मैं इसकी लाइफ खत्म कर दूंगी और ये काम तुम करोगे, क्या तुम्हें पता नहीं है। जियांग सिन बोलता है, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने में। और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता ही है कि तभी वो लड़की एकदम से कोई पावर स्पेल उसके ऊपर फेंक देती है और वो एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता है और जैसा वो बोल रही होती है वो वैसा ही करने लगता है। एकदम से चाकू उठाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। रोजी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है, डैड आप ये क्यों कर रहे हैं। और इधर वो लड़की जो बोल रही होती है जियांग सिन वैसा ही कर रहा होता है और इधर जो लूसी होती है वो भी डर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि ये जो सांस है वो उसकी आखिरी सांस है। इधर जियांग सिन पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो रुक जाता है और वो चाकू दूर फेंक देता है और एकदम से होश में आ जाता है। वो जल्दी से लूसी से कहता है, तुम ठीक हो ना। अब वो जल्दी से उसे खोलने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसका मैजिकल स्पेल इन पर टूट गया है। तब तक वहाँ पर उसके लोग आ जाते हैं, उस लड़की को पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि ये सब कुछ रोजी की वजह से हुआ है, क्योंकि रोजी उन्हें अपने ड्रीम्स के थ्रू सारी रियलिटी बताती रहती थी कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस प्रीस्ट को अप्रोच किया जिसने उनकी मदद की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, और उसी प्रीस्ट की मदद से आज वो सिचुएशन से डील कर पाए हैं और उन्हें ये भी पता है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस आने वाली हैं और वो उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। जिसको सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी अचानक से उसे खून की उल्टी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग सिन अपनी डॉटर की आंखें बंद कर लेता है ताकि वो बुराई ना देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सीधे घर जाते हैं और कहते हैं, रोजी तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने हमारी फिर से मदद की है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक मैजिशियन होता है जिसने लूसी की सिस्टर को अपने वश में किया होता है और मैजिकल स्पेल दिया होता है, उसे पता चल जाता है कि वो लूसी को नहीं मार पाई
है और उसकी फैमिली सेफ है, इसलिए वो अपनी नई प्लानिंग करता है। इधर दिखाया जाता है कि रोजी को उसके मॉम डैड बिस्तर पर सुलाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से रोजी को फिर से एक बुरा सपना आता है कि उसके घर में वही ब्लैक मैजिशियन आ जाता है और वो उसके ग्रैंडफादर को मारकर सबको एक एक करके मारने लगता है और वो एकदम से डर जाती है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं अब क्या हुआ बेटा, जिस पर वो जवाब देती है मैंने देखा कि एक गंदा ब्लैक मैजिशियन आ चुका है। और उसके बाद अब एक फैमिली गैदरिंग बुलाई जाती है जहाँ पर रोजी सबके सामने खुलकर बता रही होती है कि इस बार उसने पहला टारगेट ग्रैंडफादर को बनाया है, हमें बहुत स्मार्टली और शार्पली उससे डील करना पड़ेगा वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं हम सब कुछ मिलकर करेंगे और शायद तभी चीजें अच्छे से होंगी, और वो सबको अपना अपना काम समझा देती है। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी ज्यादा स्मार्ट होती है कि सब रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं मैंने इसलिए पहले ही बोला था कि वैसे भी लूसी से अब मेरी शादी होने वाली है और ऑफिशियली वो मेरी वाइफ बनने वाली है, तो क्यों ना हम वेडिंग का आइडिया पहले ही प्लान कर लें। इधर हम देखते हैं कि वो लोग रोजी को सुलाकर यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और उसे भी इनविटेशन देना चाहिए क्योंकि वो ब्लैक मैजिशियन कोई और नहीं बल्कि उनके डैड का छोटा भाई है। इधर हम देखते हैं कि पार्टी रखी जाती है, सभी लोग आते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो ब्लैक मैजिशियन भी आता है और वो आकर सीधा जियांगसिन और उसकी वाइफ से मिलता है, उन्हें ब्लेसिंग्स देता है और कहता है क्या मैं अपने ब्रदर से मिल सकता हूँ। जिस पर जियांगसिन बोलता है बिल्कुल, वो आपके भाई हैं, वो ऊपर कमरे में है, आप जाकर उनसे आराम से बात कर सकते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, मानो किसी भी चीज का डर नहीं है। वो कह रहे होते हैं कि वैसे भी अब मुझे मेरी रिटायरमेंट की लाइफ जीनी है। जब से जियांगसिन बड़ा हुआ है उसने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है और मुझे उसके डिसीजन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी पीछे से वो अपने ब्रदर को देखते हैं और कहते हैं आओ मेरे भाई इतने दिनों के बाद। जिस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे पास बहुत सारी वेल्थ नहीं है और फैमिली नहीं है। जिस पर वो कहते हैं पर ये घर भी तो तुम्हारा है। जिस पर वो कहता है नहीं, ये घर मेरा नहीं है। जिस घर के लोग मेरे साथ गलत कर सकते हैं वो लोग कभी मेरे नहीं हो सकते। जिस पर वो हंसने लगता है और कहने लगता है तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। और हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक मैजिशियन होता है वो उनके ऊपर अटैक करने ही देता है, लेकिन तभी ग्रैंडफादर को जो मैजिकल स्पेल्स मिल रखे होते हैं उनकी मदद से वो उसे डॉज कर देते हैं और वहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतों के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका था और इसलिए हमने इस फैमिली के ऊपर एक पावर शील्ड अप्लाई कर दी थी। उसके लोग उस इंसान को पकड़ कर ले जाते हैं और अब उनकी फैमिली के ऊपर कुछ भी खतरा नहीं बचा होता है। और उसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग सभी गेस्ट से मिल रहे होते हैं और उसके बाद इनकी एक फैमिली फोटो होती है और सभी उस फैमिली फोटो में आते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।